नमस्कार, सुबह लक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत घई। आगे बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइन। चाइना के रिजर्व रेशियो घटाने के बाद भी एशियाई बाजारों की सुस्त शुरुआत। जापान और ताइवान के बाजार 4.5% लुढ़के, हांगकांग के बाजार मजबूत। स्ट्रेट टाइम्स मामूली गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट। भारी बिकवाली से अमेरिकी बाजार में बड़ा दबाव। डाउ शुक्रवार को 280 पॉइंट फिसला। एसएनपी और नैस्डैक भी 1.25% नीचे। उन्होंने कहा ये लैंड एक्विजिशन बिल के कारण मुझे गरीबों की बात कर रहा है, और मैंने फिर से कहा है ये सरकार गरीबों को समर्पित है। आज से शुरू होने वाले बजट सत्र के दूसरे चरण में हंगामे के पूरे आसार। आज केंद्र सरकार लोकसभा में फिर से पेश करेगी जमीन बिल। मोदी ने विपक्ष पर लगाया बिल पर भ्रम फैलाने का आरोप। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा बने सीएनबीसी आवाज के गेस्ट एडिटर। कहा अब है सरकार के लिए एक्शन टाइम। रुके हुए प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने पर होगा फोकस। इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार खोलेगी अपना खजाना। ये फॉरेन ट्रैवल वाला जो हम लोगों ने मांगा है जो डेटा, वो उन लोगों के लिए काफ़ी मतलब बर्डन हम जिसको कहते हैं, मतलब इससे अड़चन होगी। तो हम लोग इस सुझाव को के बारे में सोच रहे हैं और सोचकर ज़रूर कोई ना कोई हम लोग इसमें उपाय निकालेंगे ज़रूर। इनकम टैक्स रिटर्न के नए नियमों की सरकार करेगी फिर समीक्षा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी टैक्स विभाग को रिटर्न के नए फॉर्म लागू करने से पहले उन पर विचार करने का दिया निर्देश। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पेश किया अब तक के सबसे शानदार तिमाही मुनाफा। जीआरएम 2 साल की ऊंचाई पर। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप देख सकते हैं एसजीएक्स निफ्टी बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है। विदेशी बाजारों से देखिए मिले जुले संकेत हैं। जहां यूएस के मार्केट में दबाव देखने को मिला शुक्रवार को, वहीं चाइना ने रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो 1% अनुमान से कहीं ज्यादा घटा दिया। और आप देखिए उसका असर जापान और हांगकांग के बाजार पर देखने को मिल रहा है। शंघाई के मार्केट्स अभी कुछ देर में खुलेंगे। स्ट्रेट टाइम्स और ताइवान फिलहाल बिल्कुल सुस्ती के साथ कारोबार कर रहे हैं। चलिए इन सब विदेशी बाजारों पर किस तरह के क्यूज भारतीय बाजार लेगा, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आशीष वर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ बाजार के मार्केट्स एडिटर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सीएनबीसी आवाज के अनिल सिंह। चलिए सबसे पहले चलते हैं आशीष के पास। आशीष बताइए किस तरह के संकेत आज भारतीय बाजार लेगा विदेशी क्यूज से? हेमंत, आपने हाईलाइट करा, काफी एक्शन पैक्ड रहा है ये वीकेंड। तो एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। शुक्रवार को ध्यान रखें इंटरनेशनल मार्केट्स में अच्छा खासा प्रेशर, तगड़ा दबाव था। इनफैक्ट रिस्क ऑफ ट्रेड्स देख रहे हैं हम, यानी कि लोग इक्विटी से दूर जा रहे हैं और वो रिस्क ऑफ ट्रेड्स का प्रेशर इक्विटी मार्केट्स पे पूरी तरह से नजर आया। अमेरिकन मार्केट्स में अच्छा खासा प्रेशर, हालांकि दिन के लोज से अमेरिकन मार्केट्स रिकवर हुए, पर फिर भी वहां पे 1.5% के आसपास की एक तगड़ी कटौती, तगड़ा दबाव देखने को मिला। इनफैक्ट डाउ एक समय 350 पॉइंट से ज्यादा कमजोर थे, फाइनली 280 पॉइंट के आसपास की कमजोरी के साथ बंद हुए। एक हफ्ता जो है अमेरिकन मार्केट्स में अर्निंग्स के लिहाज से काफी दिग्गज कंपनीज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी, तो उससे पहले थोड़ा सा मुनाफा वसूली का प्रेशर था, लेकिन ज्यादा दबाव क्योंकि यूरोपियन मार्केट्स प्रेशर में थे और ग्रीस को लेकर कंसर्न्स जो है अब लगातार माउंट हो रही हैं, बढ़ रही हैं और उसके चलते दबाव देखने को मिला। यूरोप की तरफ मूव करी, जिसे मैंने हाईलाइट करा, प्रेशर था। इनफैक्ट शार्पली लोअर यूरोपियन मार्केट्स बंद हुए, 1 से लेकर 2.5% तक की कमजोरी के साथ यूरोप बंद हुआ। और यहां पे ग्रीस के जो डेट निगोशिएशंस चल रहे हैं उसको लेकर कंसर्न्स बढ़ रहे हैं। और ध्यान रखिए जब यूरोपियन मार्केट्स कामकाज कर रहा था तो एक बड़ा दबाव आया। चाइना के फ्यूचर्स जो ट्रेड हो रहे थे उसमें तगड़ी कमजोरी थी और उससे यूरोप में प्रेशर बना। चाइना के फ्यूचर्स, ध्यान रखें एशियन मार्केट जब शुक्रवार को कामकाज बंद कर चुके थे, जब चाइना सिक्योरिटीज रेगुलेटरी कमीशन ने वहां के जो सर्टेन टाइप्स ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग है उन पे क्लैम्प डाउन करा, उनको बंद करने की कोशिश करी गई। खासतौर पे जो फाइनेंशियल ब्रोकरेजेस हैं उनका जो मार्जिन ट्रेडिंग का कारोबार है उसको कम करने, उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी गई है। और इनफैक्ट सप्लाई ऑफ शेयर्स बढ़ाए गए हैं जो कि शॉर्ट सेलिंग के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं, यानी कि वहां पे जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, फ्रॉथ क्रिएट हो रहा है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश थी और फ्यूचर्स में दबाव था। पर चाइना फोकस में कल भी था, रविवार को, जब वहां का सेंट्रल बैंक जो है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, उसने एक सरप्राइज के तौर पर वहां के रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो में 1% की कटौती करी है।
आसान शब्दों में जैसे हमारा CRR होता है, बैंक जो डिपॉजिट मोबिलाइज करते हैं उसका कितना रेशियो उनको रखना चाहिए अपने पास, वो ये रेशियो डिसाइड करता है। और इसका आसान शब्दों में मतलब हुआ वहां पे लिक्विडिटी इंजेक्ट करने की कोशिश करी जा रही है। और ध्यान रखें 2008 का जो वित्तीय संकट था उसके बाद से ये सबसे बड़ा कट वहां पे करने की कोशिश करेगी। इसीलिए आप देख रहे हैं एशियन मार्केट्स रिवाइव होते हुए आपको नजर आएंगे उस फ्राइडे के चाइनीज फ्यूचर के प्रेशर के बाद। एशिया में आज देखिए किस तरह का कामकाज हो रहा है। निकेई जो पिछले 7 दिन के मेरे ख्याल से लोएस्ट लेवल के आसपास शुक्रवार को बंद हुआ था, उन्हीं लेवल्स के आसपास सपाट रुझान के साथ लेकिन हरे निशान के साथ ट्रेड करता हुआ। और एसिक्स निफ्टी दिखा रहा है मिक्स्ड क्यूज के बीच में भारतीय बाजारों की शुरुआत शायद एकदम सपाट होती हुई नजर आए फ्राइडे के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास। शंघाई से अभी तक अपडेट हमारे पास नहीं है। एसिक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल शुक्रिया आपका। तो शंघाई का मार्केट किस तरह से खुलेगा उसके बाद देखेंगे दूसरे एशियाई बाजार किस तरह से क्यूज लेते हैं। लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए बेहद कमजोर रहे हैं। सेंसेक्स ने करीब 640 पॉइंट गंवाए हैं, 2% तक की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी ने भी करीब करीब 240 अंक पिछले लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस में गंवा दिए हैं। भारतीय बाजारों के लिए पिछला हफ्ता बेहद कमजोरी भरा रहा था। आज 8600 अहम है और इसी स्तर के आसपास हमने शुक्रवार को क्लोजिंग दिखाई थी। चलिए चलते हैं सिंबीसी आवास के मार्केट साइट अनिल सिंघवी के पास। अनिल बताइए आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं, आज का बाजार भी क्या कमजोरी भरा रह सकता है या एक बाउंस की अपेक्षा कर रहे हैं आप? ये देखना होगा कि शंघाई के बाजार किस तरह के खुलते हैं, वहां से पहले शुरुआती कारोबार में भारतीय बाजार डायरेक्शन लेने की कोशिश करेंगे। ग्लोबल मार्केट से भी संकेत दोनों ही तरह के हैं, जहां एक और चाइना में लीवरेज पोजीशन पर रोक लगाने के लिए आज से जो कदम उठाए गए थे और उसके बाद डाउन में जो तेज गिरावट दिखी वो नेगेटिव साइड पर है। वहीं पर CRR कट का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता हुआ दिखेगा और शायद यही वजह की बाजार काफी टाइट रेंज में जो खुले हैं वो ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो उस लिहाज से ओपनिंग हमें ग्लोबल मार्केट से मिलेगी, लेकिन उसके बाद भारतीय बाजारों के अपने ट्रिगर्स ज्यादा हावी होते हुए दिखेंगे। थोड़े बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रिलायंस के नतीजे डालने वाले हैं, लेकिन एक लिमिटेड पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका होगा। अल्टीमेटली जो पिछले 3 दिनों से मूड बिगड़ा है भारतीय बाजार का वो शायद हावी होता हुआ दिखे जैसे जैसे बाजार ऊपर जाने की कोशिश करें, क्योंकि कैश मार्केट में और वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स में दोनों ही जगह अब भी FIs की दमदार बिकवाली शुक्रवार के सेशन में होती हुई दिखी है। तो इसका मतलब साफ है कि ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग अब भी जारी रहेगी, बिकवाली का दबाव रहेगा और ऐसे में ऊपर की तरफ 8700 के पार जाना बाजार के लिए काफी मुश्किल होगा। तो अगर रिकवरी आती भी है तो वहां पर शायद आपको थमती हुई नजर आए बाजार की रिकवरी। लोअर साइड पर थोड़ी सी डाउन साइड रिस्क खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप देखें अगर शुक्रवार के सेशन में तो जो 8600 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था पुट में वो शिफ्ट होकर नीचे की तरफ 8500 पर जाता हुआ नजर आया है। यानी कि बाजार के लिए थोड़ी सी रिस्क बढ़ती हुई नजर आ रही है लोअर साइड पर। तो हो सकता है आप बाजार में कुछ और डाउन साइड देखें तो बेहतर ही होगा ओपनिंग के बाद बाजार को स्टेबल होने दें और देखें किस तरफ जाता है। जिधर जाए उसके विपरीत एक कॉन्ट्रा कॉल लेना ठीक रहेगा, खासतौर से तब जबकि अगर बाजार ऊपर की तरफ जाए। तो अब भी बाजारों के लिए मुश्किल भरा वक्त खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत करेक्शन अभी भी ऊपर के लेवल से आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल आपका शुक्रिया। लगता है सबका इंटरेस्ट प्राइमरी मार्केट्स में ज्यादा है। VRL लॉजिस्टिक्स जैसे इश्यूज को 70 गुना सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, लगता है सारे के सारे लोग वहां पर ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास और जानते हैं निफ्टी में आपको किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए। एंजल ब्रोकिंग के समीत चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय समीत, गुड मॉर्निंग। बताइए आज आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और दबाव देखने को मिलेगा, जो मोमेंटम है नीचे की तरफ वो और बढ़ सकता है, क्या कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी को? गुड मॉर्निंग हेमंत। देखिए लास्ट वीक हमने 8800 8850 से एक यू टर्न देखा है जो ऑब्वियस था एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था। तो मेरे ख्याल से अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो वो वीक हो गया, ये मोमेंटम नीचे की तरफ कंटिन्यू रहेगा। कोई भी इंट्राडे अगर बाउंस भी आता तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा ही रहेगा। तो मेरे ख्याल से सेलिंग साइड पे ही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए निफ्टी में भी। स्टॉप लॉस एक 8650 का मान के चल सकते हो और मेरे ख्याल से टारगेट 8540 का हम देख सकते हैं निफ्टी में। कौन से वो 2 स्टॉक्स हैं जहां पर आपको लगता है पोजीशंस बनाए तो फायदा हुआ? देखिए अगर निफ्टी में वीकनेस देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से हम सेलिंग साइड में ही जाना चाहेंगे, तो दोनों सेल के कॉल ही होंगे। सेल गोदरेज इंडस्ट्रीज विद स्टॉप लॉस ऑफ 376, टारगेट 360 एंड सेल इन अडानी पोर्ट विद स्टॉप लॉस ऑफ 330 और टारगेट होगा 310 का। ओके, बस शुक्रिया समित आपका इस जानकारी के लिए। और शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चौथी तिमाही के शानदार नतीजे पेश किए। कंपनी का मुनाफा अब तक का सबसे ज्यादा बेहतरीन मुनाफा रहा है। जी हां, स्टैंडअलोन मुनाफा 23% बढ़कर 6243 करोड़ रुपए रहा है। वहीं
कंपनी का जीआरएम 2 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया है। चौथी तिमाही में जीआरएम $10.1 प्रति बैरल रहा है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्टैंडअलोन बिक्री 30% घटकर 56,043 करोड़ रुपीस रही है। एबिटा के फ्रंट पर बात करें तो चौथी तिमाही में कंपनी का स्टैंडअलोन एबिटा मार्जिन 9% के मुकाबले 15.5% हो गया है। और इन द रन अप टू रिजल्ट्स हमने देखा एक अच्छी खासी रैली रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में बनी थी। बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। देखना होगा आज नतीजों के बाद ये शेयर किस तरह से रिएक्ट करता है। लेकिन बाजार के जानकार भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के तिमाही नतीजों से काफी खुश हैं। उनके मुताबिक कंपनी के मार्जिन्स आगे भी अच्छे रहने की ही उम्मीद है। आइए सुनते हैं। पेट कैप के अंदर मेरे ख्याल से उतनी गुंजाइश नहीं है, बिकॉज कुछ चीजों में, जैसे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को तो मैं जानता हूं, पॉलीप्रोपिलीन, जहां पे इन्होंने मार्च महीने के अंदर बढ़त ली थी। वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर ऐसे वक्त के अंदर जब क्रूड गिर रहा था, बढ़त ले पानी बड़ी मुश्किल थी, तो भी उन्होंने ली है। अगर इस तरह की प्राइसिंग प्रोसेस जारी रहता है तो डेफिनेटली यहां पे आप बेहतर मार्जिन्स और इनको उभरते हुए देख सकते हैं। और फिर अगर जो प्लान्ड आउटेजेस अगर कम होती हैं तो डेफिनेटली वॉल्यूम के बेसिस पे आपको बेटर मार्जिन्स और होते दिखाई देंगे। मेरे हिसाब से 1.5 से 2% तक की एक अपसाइड बन सकती है। करीब 924 के लेवल से बंद हुआ है, 940-50 तक जा सकता है। बट ओवरऑल मैं एक राय दूंगा इन्वेस्टर्स को कि इस स्टॉक में ज्यादा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं करे। 2 रेंज बाउंड रहता है, बट डाउनसाइड इज बहुत कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स के लिहाज से भी देखें तो बहुत सस्ता लगता है। जो आने वाले दिनों में इनके ऑयल एंड गैस में और भी इन्वेस्टमेंट्स है, जैसे म्यांमार का है और भी पाइपलाइन में है, उनके रिजल्ट्स बेहतर आएंगे। टेलीकॉम के भी रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे। हो सकता है कि साल भर लगे, बट ओवरऑल एक फैंटास्टिक कंपनी है इन्वेस्ट करने के लिए। चलिए, शुक्रवार को बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ था, लेकिन पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशंस में एक अच्छी रैली स्टॉक में देखने को मिली थी। आपको यहां पर यह भी एक डिस्क्लोजर देना चाहेंगे, जो CNBC आवाज चैनल आप इस समय देख रहे हैं, उसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ही है। सभी का CNBC आवाज पर। आइए एशियाई बाजारों पर नजर डालते हैं। शंघाई के बाजार खुल चुके हैं। जी हां, चाइना के मार्केट्स, और हमने देखा था रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो 1% घटाया था और उसके बाद पॉजिटिव शुरुआत अभी वहां पर हुई है। 1/4% मजबूती के साथ शंघाई के मार्केट्स इस समय खुल चुके हैं। कुछ और समय देना होगा और देखेंगे वहां पर किस तरह का रिएक्शन देखने को मिलता है। दूसरे एशियाई बाजार देखिए, हांगकांग फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड टेरिटरी में अब ट्रेड करता हुआ 70 अंक की गिरावट यहां देखने को मिल रही है। जापान का बाजार भी ऊपरी स्तर से थोड़ा सा हल्का होता हुआ एशियाई बाजारों में कुछ खास तगड़ा रिएक्शन नहीं देखने को मिल रहा है, जिस तरह से ये वीकेंड पर अच्छी खबर चाइना की तरफ से देखने को मिली थी। चलिए अब फोकस करते हैं उन शेयरों पर जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारी सहयोगी सोनम मेहता और पूजा त्रिपाठी। हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए कहां पर नजर रखी जाए आज? गुड मॉर्निंग हेमंत। शुरुआत ग्लेनमार्क फार्मा के साथ करते हैं, जहां पे अब टिमसेक होल्डिंग्स जो इन्वेस्टमेंट आर्म है सिंगापुर सरकार की, इनकी सब्सिडरी को कंपनी कुछ शेयर्स जारी करेगी, जिसके जरिए कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा लगभग 945 करोड़ रुपए जुटा पाएगी। यहाँ पे लगभग 1 लाख शेयर्स जारी किए जाएंगे प्रेफरेंशियल बेसिस पर। 875 रुपए प्रति शेयर पर, मौजूदा भाव 864 के आसपास का है और इसके जरिए कंपनी कुछ पैसे जुटाती हुई दिखाई देगी। LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ कंपनी ने अपने नतीजे घोषित किए, जिसमें मुनाफे में एक मार्जिनल बढ़त देखने को मिली है, लेकिन डिसबर्समेंट की बात करें तो यहाँ पर 23% की बढ़त और एसेट क्वालिटी के नंबर्स भी यहाँ पर काफी अच्छे देखने को मिले हैं। इसके अलावा NII में 22% की बढ़त देखने को मिली है। NTPC के काउंटर पर नजर रखिएगा। अगले 3 महीनों में सरकार लगभग 10,000 मेगावाट्स के प्रोजेक्ट्स अवार्ड करती हुई दिखाई देगी, जिसमें माना जा रहा है 6,000 मेगावाट्स की कैपेसिटी सेटअप करेगी अकेली NTPC ही। इसके अलावा 2,500 मेगावाट्स को सेटअप करेंगे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन और मध्य प्रदेश सेटअप करेंगे लगभग 2,500 मेगावाट की कैपेसिटी। अब बात करते हैं एक और नतीजे की, डेल्टा कॉर्प। यहाँ पर भी कंपनी ने काफी अच्छे नतीजे पेश किए हैं। कंपनी ने लॉस के सामने एक मुनाफा पोस्ट किया है। 1.9 करोड़ के लॉस के सामने कंपनी ने 0.8 करोड़ का मुनाफा पोस्ट किया है। सैंडी इंडस्ट्रीज के काउंटर पर नजर रखेगा। यहाँ पर एक फंड एक्शन हुआ है, जहाँ पर प्रमोटर्स की तरफ से जबरदस्त खरीदारी हुई है। समृद्धि इन्वेस्टर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी के लगभग 44 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं, ₹57.15 प्रति शेयर पर। वही पैसिफिक इन्वेस्टर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी के लगभग 44 लाख शेयर्स बेच दिए हैं।
क्लैरियन केमिकल्स यहाँ पर बोर्ड की बैठक हुई थी। बोर्ड की 22 अप्रैल को बैठक होगी जिसमें कि बोर्ड बायबैक प्रपोजल पर विचार कर सकती है। VRL लॉजिस्टिक्स IPO का एक अपडेट ले लेते हैं। वैसे तो इसका इशू अप्रैल 17 तारीख को बंद हो गया था, लेकिन इसको जबरदस्त रिस्पांस मिला है। 74 गुना ये सब्सक्राइब हुआ था ओवरऑल, जहां पे HNI की तरफ से जबरदस्त रिस्पांस मिला है और रिटेल भी, निवेशक भी यहाँ पर जबरदस्त यहाँ पर सब्सक्राइब करते हुए दिखाई दिए। साथ ही हिंदुस्तान जिंक, परसिस्टेंट सिस्टम, रैम्को सिस्टम्स, टाटा स्पॉन्ज जैसे काउंटर्स पर नजर रखेगा। आज इनके तिमाही नतीजे घोषित होंगे। ओके, तो काफी सारी मिड कैप कंपनीज हैं जिनके तिमाही नतीजे आज आने वाले हैं, वहां पर सबकी नजर बनी रहेगी। शुक्रिया आप दोनों का इस जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट और करेंसी बाजार की, जहां शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे कमजोर होकर 62.36 पर जाकर बंद हुआ था। लेकिन कच्चे तेल और सोने की चाल संभलती हुई दिख रही है। क्या हो आपकी आज रणनीति? चलिए इस पर चर्चा करते हैं। SMC ग्रुप ऑफ कंपनीज के कमोडिटी रिसर्च हेड रवि सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी बताइए, सबसे पहले आज रुपए की चाल कैसी रह सकती है, क्या रेंज आप देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। रुपए को अगर देखें तो मुझे लग रहा है अभी वीकनेस थोड़ी सी बनी रहेगी। एक बार 62.50 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। रेंज की बात करें तो 62.30 से 62.50 की रेंज आपको देखने को मिल सकती। तो यहाँ पर करंट लेवल से बाय करके चले 62.15 के स्टॉप लॉस से थोड़ा सा एक मोमेंटम वीक साइड का देखने को मिल सकता है। और इस वीकनेस के पीछे क्या ट्रिगर्स हैं, क्या वजह है आपको लग रहा है कमजोरी के साथ खुलेगा आज? देखिए, बेसिकली अगर देखें तो डॉलर इंडेक्स में, और या तो फिर अगर आप यूरो या GBP की करेंसीज को देखें तो उसके अगेंस्ट में भी काफी स्ट्रेंथ डॉलर इंडेक्स को देखने को मिली, तो उसका थोड़ा सा खामियाजा यहाँ पर रुपी को भी भुगतना पड़ेगा और इसकी वजह से थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल सकती है। और कौन सी वो ट्रेड्स हैं जहां पर आज मुनाफा कमा सकते हैं इंट्राडे के लिहाज से कारोबारी? अगर रुपी में वीकनेस होगी तो वैसे भी गोल्ड में थोड़ा सा अप ट्रेंड है, तो थोड़ी सी एक और वीकनेस देखने को गोल्ड में स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। तो 26,750 के लेवल पे आप गोल्ड बाय कर सकते हैं। छोटे से स्टॉप लॉस से 60 रुपए के टारगेट के हिसाब से देखें तो 26,950 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। साथ ही सिल्वर में भी थोड़ी सी एक मोमेंटम जो है वो यहाँ पे बाय साइड का देखने को मिल सकता है। 36,800 के लिए यहाँ पर 36,100 की स्टॉप लॉस से बाय करके चलना चाहिए। शुक्रिया आपका रवि सर जानकारी के लिए। और वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। आज से शुरू होने वाले बजट सत्र का दूसरा चरण, बजट सत्र के लिए क्या अहम मुद्दे रहेंगे आज बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। गुजरात के अंकलेश्वर के पास मेघमनी ऑर्गेनिक्स के प्लांट में भीषण आग लगी है। चलिए ज्यादा अपडेट के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता मनीष देसाई के पास। मनीष बताइए क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए ये आग करीब परसों देर रात से लगी थी, यानी कल दिन भर ये आग चली है। आग बुझाने के लिए सारे फायर फाइटर्स लगाए गए थे और अभी जो हमें पता चल रहा है उसके मुताबिक आग कंट्रोल में आई है, लेकिन 2 कर्मचारियों की यहाँ पर मौत हुई है और पुलिस जो है इस आग की जांच कर रही है। और फायर ब्रिगेड के सूत्रों के अनुसार ये जो आग लगी थी इसका रीजन अभी तक कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है। और मेघमनी ऑर्गेनिक्स की जो वहां पर प्लांट है अंकलेश्वर के पास में, वहां पर ये आग लगी थी। अभी फिलहाल ये आग जो है वो कंट्रोल में आ गई। ओके, चलिए बस शुक्रिया मनीष आपका इस जानकारी के लिए। और आज से सरकार के लिए बड़ी चुनौती शुरू होने वाली है, क्योंकि आज संसद का बजट सत्र दोबारा शुरू होगा, जहां इस सत्र में सरकार के लिए कई अहम बिल पारित कराना बड़ी चुनौती होगा। दिल्ली से लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो बता रहे हैं कि क्या खास चीजें हैं जिस पर नजर रखनी चाहिए। लक्ष्मण बताइए, इस बजट सत्र में क्या कुछ खास रहने वाला है आज? देखिए, बजट सत्र के इस दूसरे हिस्से के शुरू में ही बेमौसम बारिश से किसानों को हुए नुकसान का मुद्दा छाया रहने वाला है और इसमें सरकार की तरफ से एक सफाई आ सकती है कि उन्होंने क्या क्या कदम उठाया है। विपक्ष चाहेगा कि इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाए, क्योंकि पहला शायद ऐसा बड़ा मुद्दा मिला है जिसको लेकर विपक्ष हंगामा कर सके और इससे लोकप्रियता भी मिलेगी, क्योंकि किसान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसके अलावा फाइनेंस बिल को इस सत्र के हिस्से में पारित कराया जाएगा। फाइनेंस बिल पारित कराने से पहले वित्त मंत्री की सफाई आती है, वो काफी अहम होगा,
खासतौर से ऐसे मौके पर जब वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के बीच नए रिश्ते की शुरुआत होनी है और यह भी कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय रिजर्व बैंक से कुछ अधिकार ले सकता है, तो इन सारे आरोपों पर वित्त मंत्री की सफाई काफी अहम होगी। तीसरा जो है वो है कई महत्वपूर्ण बिल। सरकार की कोशिश है कि जीएसटी बिल यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से जुड़ा हुआ बिल सरकार के इस संसद के इसी सत्र में पारित कराया जाए, तो ये सरकार की कोशिश कितनी सफल हो पाती है देखने वाली बात होगी। काला धन रोकने के लिए ब्लैक मनी पे जो सरकार ने बिल लाया है उसको भी सरकार इस सत्र में पारित करना चाहेगी। चूंकि ये मनी बिल है लिहाजा राज्यसभा से पारित कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार इसको लोकसभा से पारित करा लेगी संख्या बल के आधार पर, तो वो सरकार की एक बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन इन सबसे बड़ा अहम और चुनौती वाला मुद्दा है वो है जमीन अधिग्रहण बिल। जमीन अधिग्रहण बिल पर सरकार दोबारा अध्यादेश ला चुकी है, लेकिन नियमों के मुताबिक अगले सत्र में सरकार को इसको पारित करना होगा। अगला सत्र यानी बजट सत्र का दूसरा हिस्सा जो है सरकार इस हिस्से में इस बिल को पारित करना चाहेगी। अब राज्यसभा में किस तरह का फ्लोर मैनेजमेंट कर पाती है वो देखने वाली बात होगी और इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। तो इस लिहाज से कहें तो बजट सत्र का पहला हिस्सा जितना चुनौतीपूर्ण था, जितना हंगामेदार था, उतना ही अहम, उतना ही हंगामेदार और चुनौतीपूर्ण बजट सत्र का दूसरा हिस्सा भी रहने वाला है। बिल्कुल, शुक्रिया लक्ष्मण आपका इस जानकारी के लिए। और वेंचर कैपिटल स्ट्रैटेजिस्ट से पॉलिटिशियन बने जयंत सिन्हा ने गेस्ट एडिटर की भूमिका को भी बखूबी अंजाम दिया। जी हां, वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि सरकार वर्तमान बजट सत्र में जीएसटी बिल को पास करा लेगी। उन्होंने बताया कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पर सरकार की सोच में काफी बदलाव आया है, यही कारण है कि कुछ देरी हो रही है, मगर विनिवेश पर सरकार का फोकस बना हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि इकोनॉमी में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार रुके हुए प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू करने पर ध्यान देगी। स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स कितने अनस्टॉल्ड हो पाए हैं, क्योंकि जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें वही बात है कि बहुत ही स्लो मोशन पे काम हो रहा है। सब लोग मिलजुल कर भूमि अधिग्रहण का जो बिल है जो अभी पार्लियामेंट में आने वाला है उस पर अगर हमें सहयोग और समर्थन दें, और हम लोगों ने बड़े मुझे लगता है ओपन माइंड से, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद स्वयं पार्लियामेंट में कहा है कि कोई भी लोगों के अच्छे सुझाव है हम लोग उनको लेने को तैयार हैं, परंतु आपको मालूम है कि इस समय काफी लोग उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, पर अगर उसको पास कर दिया जाए, वो पारित हो जाए, तो मुझे लगता है ये जो काफी सारे स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स है और भी आगे बढ़े। इसको करने के लिए जो हम लोगों को करना पड़ा स्टेट्स के साथ, जो हम लोगों की जो समझौता बनी है, मुझे लगता है बड़ी मजबूत समझौता है। इस कारण हम लोगों को विश्वास है कि हम लोग इसको 2/3 मेजॉरिटी से पास कर देंगे। अब जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, जो आपने प्रश्न उठाया कि ये जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जिसमें कि किसी का कोई घाटा ना हो, किसी का, चाहे वो आप केंद्र की ओर से देख रहे हो या प्रदेशों की, प्रांतों की ओर से आप देख रहे हो, चाहे इसमें ये राष्ट्रीय स्तर से हम लोग देखें या प्रदेश के स्तर से देख रहे हैं, जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जो हम लोग को तैयार करना है उस पर हम लोगों को काफी सोच विचार अभी करना है, अध्ययन करना है, हम लोग उसको देख रहे हैं। ओके, चलिए वक्त है फिलहाल आपसे इजाजत लेने का, लेकिन नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो लेकर आएंगे स्टॉक 2020 का इंटरेस्टिंग मुकाबला। नीरज बताइए, मुंबई इंडियंस की आईपीएल 8 में पहली जीत देखने को मिली है, आज आपका लाइनअप किस तरह का है, कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आपने चुने हैं अपनी टीम में? बिल्कुल, और बहुत धमाकेदार जीत थी मुंबई इंडियंस की और हाईएस्ट स्कोर बनाया उन्होंने 209 और एक शानदार जीत जिसको कह सकते हो। सेक्टर्स को लगता है कि बाजार भी वैसे ही सरप्राइज करेगा, शुरुआत थोड़ी सी सुस्त हो सकती है, लेकिन सेकंड हाफ में सेक्टर्स को लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स लीड करते हुए आपको दिख सकते हैं। तो सेक्टर्स यहाँ पे लगता है कि स्ट्रेटजी बिल्कुल पिछले हफ्ते जैसी खरीदारी पे फोकस होनी चाहिए और उसी रणनीति के साथ आज पूरी तरीके से बल्लेबाजी फोकस करते हुए उतरेंगे। स्टॉक्स के लिए बहुत थोड़ा सा इंतजार करिए, ब्रेक के बाद लौटते हैं।